नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को विदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि पहला सेंटेंस आज न्यूज पॉइंट में ये क्या कह रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। सरकार की चापलूसी करने वाले कुछ मीडिया चैनल्स आप जानते हैं, वो तो देश से जुड़ी बहुत सी बातों को नहीं दिखला पाते हैं, नहीं दिखाते हैं, जनता से जुड़े सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने चैनल पर अब जनता की बातों को जोर शोर से उठाने लगे हैं। राहुल लगातार जनता के अलग अलग तबकों के बीच जाकर उनसे जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं और सरकार की नीतियों की पड़ताल भी कर रहे हैं। कभी कूलियों के बीच राहुल गांधी को आपने देखा तो कभी किसानों के बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं, कभी मैकेनिकों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात होती है और यह सब उनके चैनल पर आप देख सकते हैं। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा धमाका किया है। पुलवामा मामले पर लगातार मोदी सरकार को घेरने वाले सत्यपाल मलिक से अब राहुल ने लंबी चर्चा की है और केवल पुलवामा ही नहीं बल्कि किसान, मणिपुर, जातिगत जनगणना, ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से राहुल गांधी ने चर्चा की। राहुल ने जिस अंदाज में सत्यपाल मलिक से बातचीत की और फिर उसकी जानकारी ट्विटर पर डाली, उससे समझ आता है कि अगले 6 महीनों में यानी 2024 के चुनावों में मोदी सरकार को विदा करने की पूरी तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। और यह बात सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि यहां सत्यपाल मलिक भी बड़े दावे के साथ कर रहे हैं। आइए इस बातचीत के कुछ पार्ट को, कुछ अंश को सुन लेते हैं। सुनिए जरा। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सुन रहे हैं आप यहां कितनी गंभीर चर्चा हो रही है। एक तरफ सत्यपाल मलिक हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। सत्यपाल मलिक ने यही बातें आप याद कीजिए, डीबी लाइव से जब चर्चा और पुलवामा को लेकर डीबी लाइव पर पहली बार सत्यपाल मलिक ने अपनी जुबान खोली थी और प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था। आप शायद याद करें, अगर नहीं याद हो तो उस पार्ट को भी यहां जरा ले आइए, उस अंश को भी ले आइए जब डीबी लाइव से इन्होंने चर्चा की थी सत्यपाल मलिक ने। आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले की बात कह रहा हूं। अब आज राहुल गांधी से चर्चा कर रहे हैं, बातें वही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा डीबी लाइव से क्या उन्होंने चर्चा की थी वो भी सुन लीजिए। पुलवामा पे आपने मेरे इंटरव्यू में भी कहा और बार बार कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की लापरवाही थी।
सरकार की बड़ी लापरवाही थी उन लोगों को प्लेन प्रोवाइड ना करना। उन्होंने 5 प्लेन मांगे थे जी। जो आसान था। मैं तो विद्यार्थियों के इम्तहान होते थे उनको प्लेन दे देता था। अगर सीआरपी हमको लूप में रखती, हमसे मांगती तो हम दे देते, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री से मांगे थे। होम मिनिस्ट्री ने 4 महीने तक, जो भास्कर में छपा है, 4 महीने तक वो रिक्वेस्ट उनकी वहाँ पेंडिंग रही और फिर मना कर दिया। तब उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा। 2017 तक तो एयरलिफ्ट होता था सीआरपीएफ के लोगों का। कभी भी होता है, उसमें कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन होती है। एयरलिफ्ट कोई नामुमकिन काम नहीं है। जी 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 अगर ज़्यादा तादाद है तो फिर एयरलिफ्ट ही करना पड़ता है। जी। ये बताइए, अभी आपने कहा कि आपने छात्रों को एयरलिफ्ट करवाया था। जी, जी। वो कब की घटना थी? पुलवामा ये के तभी पहले की पुलवामा के बाद की? पुलवामा के आसपास की थी। वहाँ जब बर्फ़ पड़ जाती है, जम्मू श्रीनगर रास्ता बंद हो जाता है, तो जिधर छात्र एक्युमुलेट हो जाते हैं उधर से एयरलिफ्ट करा लेते हैं हम। क्या इसको माना जाए कि सीधी सीधी ये लापरवाही का मामला था कि इसमें आप और कुछ भी देख रहे हैं? देखिए, लोग तो बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के नहीं देख रहा हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि बड़ी लापरवाही थी। जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे से शाम को पूछा तो मैंने कहा साहब वो हमारी गलती और हमारी लापरवाही से हुआ। तो सुन रहे हैं आप, यहां सीधा सत्यपाल मलिक जब डीबी लाइव से आज से 6 महीने पहले पहला इंटरव्यू, उसके बाद 2 महीने पहले दूसरा इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी ने लिया था, और उन दोनों इंटरव्यूज में जो बातें हो रही थी, ये 2 महीना पहले का इंटरव्यू है। और कैसे लापरवाही हुई, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब भी जब राहुल गांधी से चर्चा हो रही है तब भी। लेकिन इन सब के केंद्र में क्या है दोस्तों? केंद्र में, सेंटर पॉइंट में चुनाव है। चुनाव किसी भी हाल में जीतना है, वही चर्चा यहां चल रही है, और यही चर्चा हम आगे भी करेंगे। और यहां सत्यपाल मलिक ने काफी समय से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खासकर पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के खुलासे से मोदी सरकार बड़ी परेशानी में पड़ चुकी है, क्योंकि अब लोग शहादत के नाम पर वोट मांगने की रणनीति को समझ रहे हैं, जो यहां वो कह भी रहे हैं कि याद कीजिए कि वो शहादत के नाम पर वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी तो लगातार ऐसे मुद्दे उठा ही रहे हैं जिससे मोदी जी बार बार घिर रहे हैं, चाहे वो अडानी मामले पर सरकार की मेहरबानी हो या मणिपुर का मसला हो। राहुल गांधी के सवालों के आगे मोदी लाचार हो जाते हैं, और अब राहुल और सत्यपाल मलिक इन दोनों के एक साथ आने पर तो मोदी के लिए सत्ता में टिके रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। इधर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी किसी राज्य में नहीं आएगी और कांग्रेस 5 राज्यों में जीत हासिल करेगी, ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा दावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं पहले, उन्हीं की बात हम यहां दोहरा रहे हैं। वैसे भी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह बीजेपी में भगदड़ ही मची हुई है। तेलंगाना में आज बीजेपी के कद्दावर नेता ऑलरेडी राजगोपाल रेड्डी, जो पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, वो आज कांग्रेस में आ गए। आज प्रियंका गांधी उधर झुंझुनू में थी, राजस्थान में बड़ी रैली उन्होंने की। वहां उन्होंने जो बातें कही हैं, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नजरें टिकाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अब मामला बिल्कुल टक्कर का है। टक्कर कैसी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन राजस्थान चलते हैं, झुंझुनू चलते हैं। प्रियंका गांधी क्या कुछ वहां बोल रही थी, जरा सुनिए एक छोटा सा अंश। और जब आप ध्यान से सोचेंगे और जब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है, और आप देखेंगे कि भाजपा की नीतियां क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं, एक शहीद की पोती हूं। मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है, और मैं जानती हूं कि जितने भी परिवार हैं यहां झुंझुनू में जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूं कि आप पे क्या गुजरता होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि एक ऐसी सरकार चुनो जो आपका आदर करे। जितनी श्रद्धा आपको नेताओं में है, आप नेताओं में रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा नेता को आप में रखनी चाहिए। और अगर नेता भटक रहा है तो आपको सिखाना पड़ेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से 25 तारीख को निभाइए,
मेरी बातों को याद रखिए, भूलिए नहीं। शहादत की बात कह रही हैं यहां प्रियंका गांधी। उसी शहादत की बात वहां राहुल गांधी से चर्चा करते हुए मलिक साहब कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, एक नहीं 4 राज्यों के, और जिस वक्त पुलवामा का मामला आया उस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उसी शहादत के नाम पर वोट मांगने की बात कह रहे थे वहां सत्यपाल मलिक, और वही शहादत की बात यहां कह रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए तार कैसे जुड़ते हैं, उसी तार को यहां जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। झुंझुनू में प्रियंका गांधी, एक शहीद परिवार से प्रियंका गांधी आती हैं, जिनकी दादी, जिनके पिताजी शहीद हो गए इस देश के नाम, और कितने सारे लोग, कितने सारे इस देश के नौजवान। और पुलवामा की घटना में क्या हुआ था, वहां भी तो यही हुआ था। लेकिन पुलवामा की घटना के नाम पर अगर वोट मांगा जाए तो फिर क्या कहा जाएगा। इन्हीं तमाम बातों को यहां किसी दूसरे रूप में प्रियंका गांधी रख रही हैं। और इसी रैली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वादा किया है कि अब अगर राजस्थान में उनकी सरकार आती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, तो राजस्थान के हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये रुपए 2 या 3 किस्त में दिया जाएगा। साथ ही एक राजस्थान में 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में, 1 करोड़ 5 लाख लोगों परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी इस कीमत पर, 500 रुपए की कीमत पर 76 लाख परिवारों को यह मिल रहा है। यानी कांग्रेस के सत्ता में फिर से आने पर लगभग 2 गुने परिवारों को सस्ते सिलेंडर मिलेंगे। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी आप जानते हैं बीजेपी है, और कहती है, दावा करती है, अमीर ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी। बीजेपी के लिए 500 रुपए कोई मायने न रखते हों, लेकिन इस देश के करोड़ों रुपए के लिए, करोड़ों लोगों के लिए 500 रुपए काफी मायने रखते हैं दोस्तों। यह मामूली लगने वाली बात नहीं है, और यह राहत से भी बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस लोगों को ऐसी ही मामूली लगने वाली खास बातों से जोड़ रही है और अपना जनाधार बढ़ा रही है। इधर आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 8 ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये ज्ञापन क्या है, इस पर जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ज्ञापन सौंपने के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर ये क्या कह रहे हैं। तीनों इलेक्शन कमिश्नर सीईसी मौजूद थे। हमने 8 ज्ञापन दिए हैं, 8 शिकायतें की है। पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था, उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है, वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को, उसको लेकर हमने शिकायत की है। तीसरी शिकायत जो केंद्र सरकार की ओर से जो सिविल सर्वेंट हैं, जो रथ प्रभारी बनाने का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, और जो हमारे सेना है, जो सर्विंग ऑफिसर हैं, उनको ये जो सेल्फी पॉइंट को लेकर एक नई योजना चलाई जा रही है, उसके के बारे में भी हमने एक ज्ञापन दिया है। चौथी जो शिकायत है मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है, उसको लेकर हमने इलेक्शन कमीशन को उनसे गुजारिश की है कि उस पर कार्रवाई करें। और 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर, हमारे जो तेलंगाना के साथी हैं, नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, ज्ञापन भी दिया है। और इनके बारे में मैं सलमान खुर्शीद जी से गुजारिश करूंगा कि आपको अवगत कराएं। उसके बाद रेवंत रेड्डी जी और उत्तम रेड्डी जी। तो सुन रहे थे आप, 4 ज्ञापन जो हैं वो तेलंगाना को लेकर के है, और बाकी ज्ञापन क्या क्या है, बाकी शिकायतें क्या क्या हैं चुनाव आयोग के सामने, वो बता रहे थे जयराम रमेश। तेलंगाना से लेकर उधर राजस्थान तक और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम राज्यों में, और मिजोरम तो उधर है ही नॉर्थ ईस्ट में, तमाम राज्यों में कांग्रेस बहुत चुस्ती के साथ मैदान में है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पत्रकार भी बने हुए हैं। राहुल गांधी कभी बढ़ई बन जाते हैं, कभी वो किसान बन जाते हैं, और क्या क्या नहीं बनते हैं आप सब देख रहे हैं। कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में दक्षिण से लेकर उत्तर तक की यात्रा वो कर ही चुके हैं और लगातार यात्रा कर रहे हैं।
तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या अब विदा होने वाली है मोदी सरकार। यह हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो अभी चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों की चर्चा में और खासकर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि लिखकर रख लीजिए कि 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में मोदी जी नहीं आने वाले हैं, बीजेपी रिपीट नहीं करेगी बार बार। और यही बात तो हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कही थी और ये बात आज राहुल गांधी जी के इंटरव्यू में भी कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। तो क्या है रणनीति, इस पर चर्चा। इसके अलावा ग्राउंड पे बहुत सारे हमारे साथी हैं चुनावी राज्यों के, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं इसी न्यूज पॉइंट में, ग्राउंड रिपोर्ट भी इसी न्यूज पॉइंट में, तमाम विषयों पर चर्चा भी। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं सवाई माधोपुर से सीधे हमारे साथ राजस्थान से, और रायपुर से हमारे साथी मनोज शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सीधे प्रशांत टंडन जी के पास में आता हूं और फिर आगे चर्चा हम करेंगे। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। शायद आप किसी छत पे बैठे हुए हैं और पीछे का नजारा दिखाई दे रहा है, रात का वक्त है और जरा क्या कुछ माहौल है राजस्थान में। आपके साथ 2-3 शायद मुझे लगता है कि पत्रकार साथी ही हैं आपके साथ बैठे हुए। इन सब के विचारों को भी जल्दी से सुनना चाहेंगे हम। बातें बहुत हैं, आज हम बात जरा 6 महीने में विदा होने वाली मोदी सरकार की भी करेंगे, सत्यपाल मलिक ने जो दावा किया उसकी भी करेंगे, राहुल गांधी के इस इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। जब आप इंटरव्यू ले ही लिए थे तो राहुल गांधी ने क्यों लिया इंटरव्यू, इस पर भी बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार और तेलंगाना में अब क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी। लेकिन पहली प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी राजस्थान से क्या कुछ देख रहे हैं। सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में मेरे साथ 4 पत्रकार जुड़े हुए हैं और जिसमें रणजीत चंद्राल जी आपको दिख रहे हैं। आवाज काफी कट रही है, प्रशांत जी की आवाज कट रही है। मैं शायद माइक से दिक्कत हो रही है, मैं जान रहा हूं। प्रशांत जी की आवाज कट रही है, जरा आवाज ठीक कीजिए। मैं पहले से कह रहा हूं कि आवाज ठीक कीजिए। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। प्रशांत जी आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है और शायद इस माइक के कारण हो। कोशिश कीजिए कि माइक चेंज करें जरा, इधर से प्रोडक्शन से मैं कहता हूं कि आपसे बात करें। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और इस चर्चा में बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, आज पहली बार हमारे साथी मनोज शुक्ला जी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जो बातें अभी हम अपने प्रस्तावना में रख रहे थे, क्या कुछ आप उस पर कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे आप सत्यपाल मलिक की बातों पे? क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी के इस इंटरव्यू पे? देखिए राजीव जी, सत्यपाल मलिक और राहुल जी की बात हुई, उस पर 2 चीजों पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। पहले सत्यपाल मलिक जी ने कहा ये लापरवाही थी। देखिए नेग्लिजियंस होती है एक होती है क्रिमिनल नेग्लिजियंस। ये लापरवाही नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजियंस है। देखिए मेरे देश के लिए शहादत देने वाले सैनिकों की जान इतनी वो नहीं है, कम कीमत की नहीं है कि उनकी जान की रक्षा करने के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार उसको न निभाए। मेरे देश के जवानों की अगर शहादत ली गई, ये क्रिमिनल नेग्लिजियंस है। और क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया राहुल गांधी जी को कि वहां 12-13 इंटरसेक्शंस थे और वहां पे कोई जिप्सी तैनात नहीं थी और वो जीप जो थी वहां पर आरडीएक्स को लेकर 15-20 दिन से घूम रही थी, जो संभवतः पाकिस्तान से आई थी। तो अगर मेरा सूचना तंत्र मेरा देश का इतना कमजोर हो गया है कि उसको इंटरसेप्ट न कर पाए और उसमें मेरे देश के जवानों की जान को न बचा पाए, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस नहीं है। नंबर 1। जो दूसरी बात कही सत्यपाल मलिक जी ने, वो कहा देखिए हिंदुत्व की जो हम बात करते हैं, हिंदुत्व के स्पेक्ट्रम के 2 एक्सट्रीम्स हैं जो राहुल गांधी ने कहा। एक एक्सट्रीम है ये महात्मा गांधी, हम जैसे लोग, हम जैसे देशभक्त लोग, हम जैसे देश को जोड़ने वाले लोग महात्मा गांधी जैसे हिंदू हैं। और दूसरे स्पेक्ट्रम में वो हिंदू हैं जो वास्तविकता में हिंदू नहीं, जिन्हें हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, जो गोडसेवादी हिंदुत्व है
जो हिंसात्मक हिंदुत्व है, और क्योंकि हिंदुत्व हिंसात्मक नहीं हो सकता इसलिए वो हिंदू नहीं है। तो वास्तविकता में जो देश को चुनना है वो चुनना है कि हमें गांधीवादी हिंदुत्व, हे राम वाले हिंदुत्व को चुनना है, या आक्रामक हिंसात्मक जो हिंदुत्व है उसको चुनना है। अब आप इसके बाद देखिए जो पुलवामा के अंदर हुआ, और ये भी सतपाल मलिक ने एक और इंटरव्यू में राजीव जी कहा है, इस लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कोई ऐसी घटना ये लोग करा सकते हैं जिससे मेरे जवानों की शहादत हो, या कोई बहुत महत्वपूर्ण इलाके पे कोई घटना घटी जाए, और जिस प्रकार से एक समाज को बदनाम करके देश में हिंसात्मक माहौल को क्रिएट किया जाए। तो मैं अपने देशवासियों से ये सजग रहने की एक अपील करता हूं, देश के 142 करोड़ लोगों को सजग रहने की अपील करता हूं। एकजुट रहिएगा, मिलजुल के रहिएगा, आपको बांटने के प्रयास होंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मत बटिएगा, एक हिंदुस्तानी की तरह एकजुट रहिएगा और अपने हितों की बात कीजिएगा। अन्नदाता को एमएसपी मिलनी चाहिए, मेरे देश के नौजवानों को सेना में नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से आज प्रियंका गांधी ने कहा है राजस्थान के अंदर, देखिए वास्तविकता ये है, लोग पूछ सकते हैं ये कहां से पैसा आएगा कि आप सारी सुविधाएं लोगों को दे देंगे। ये पैसा आएगा जो 12 लाख करोड़ के ऋण आपने बड़े बड़े मोटे पूंजीपतियों के माफ किए हैं, अब उनके ऋण माफ नहीं होंगे। उनकी जायदाद को बेचकर, उनके मकान को बेचकर, उनकी गाड़ियों को बेचकर, उनकी पर्सनल गारंटी को इन्वोक करके पैसा वसूला जाएगा और देश की गरीब जनता को उनके अधिकार दिलाए जाएंगे, क्योंकि देश के गरीब इस देश के मुख्य आधार हैं, जिनसे राहुल गांधी मुखातिब हो रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं। तो ये जो पूंजीपति बैंकों से लोन लेकर और ऋण को माफ करा के, वन टाइम सेटलमेंट करा के देश की संपदा को लूट रहे हैं, अब ये नहीं लूट पाएंगे। और जो लाखों करोड़ों रुपए बचेगा और जो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके पैसा बचाया गया है, जीएसटी को कम किया जाएगा, जनता के ऊपर बोझ कम किया जाएगा, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनसे पैसा वसूल कर जो सामान्य जनता है उसके हाथ में परचेजिंग पावर दी जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यही सतपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच का जो डिस्कशन हुआ है उसका एक सारांश है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच चर्चा, उस चर्चा में जो मुख्य रूप से जो चीज सामने है वो है कि किस ढंग से, कैसे सरकार पर, सत्ता पर काबिज रहा जाए, और इसको लेकर के बीजेपी क्या कुछ करती है, इसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा है। अगर उसको बहुत गौर से देखिए, सत्यपाल मलिक के जो बयान हैं, जो बातें हैं, चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेकर बात करें, चाहे वो मणिपुर को लेकर बात कर रहे हैं, क्रिटिकल जरूर हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं आंखें खोलने वाली बातें हैं। चाहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बात करें, उससे पहले जो आगाह करा रहे हैं, और ये इसमें से कुछ भी नया नहीं है। सारी बातें प्रशांत टंडन जी के साथ जब उन्होंने चर्चा की थी तो सारी बातें उन्होंने कही हैं, इसलिए भी। लेकिन बात यहां नया क्या है? नया यह है कि यह चर्चा प्रशांत जी के साथ नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। यह सबसे अहम है। राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं और उस इंटरव्यू को बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को। यह वो इंटरव्यू नहीं है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, यह दूसरे ढंग का इंटरव्यू है। लेकिन मीनू जैन जी, जरा इसी इंटरव्यू से आगे बढ़ते हैं। प्रशांत टंडन जी को तब तक हम जोड़ेंगे और हमारे साथ मनोज शुक्ला जी भी हैं। एक बार जरा मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मनोज जी की आवाज भी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, थोड़ा देखिएगा। लेकिन मीनू जी, कैसे देखती हैं आप इधर सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की बातों को? अनम्यूट कर लीजिए। जो आपने कहा, हाँ जी, सॉरी, ठीक है जी, म्यूट है जी जी, ठीक है, राजीव जी। जैसा कि आपने कहा कि ये इंटरव्यू या बातचीत कहिए, ये राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच में हो रही है। देखिए, सत्यपाल मलिक, जब से आपने जैसा जिक्र किया कि प्रशांत टंडन जी के साथ जो सबसे पहला इंटरव्यू आप ही के चैनल से हुआ था, उन्होंने किया था, तो वहीं जो बातें बड़ी विस्फोटक बातें तब भी उन्होंने कही थी और कमोबेश वही बातें उन्होंने आज भी कही हैं। इसमें एक बड़ी मुख्य बात जो सोचने वाली है इस इंटरव्यू में कि सत्यपाल मलिक मिले क्यों राहुल गांधी से, इस चीज का एनालिसिस मैं जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो जरूर करें।
क्योंकि ये साधारण मुलाकात नहीं है, ये असाधारण मुलाकात है सत्यपाल मलिक का राहुल गांधी से मिलना। और ये देखिए, सत्यपाल मलिक सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। अब वो शायद कहा तो ये भी जाता है कि चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और जाट नेता हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने सारे स्टेट्स में, तो राजस्थान हो गया आपका हरियाणा हो गया, आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, एक जाट बेल्ट का इलाका है, तो उसको भी वो सीधे सीधे प्रभावित करेंगे अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो रही बात इस इंटरव्यू की, इसमें मुझे सब देखिए, बाकी तो जो बातें हुई हैं वो पुलवामा है या अदर जो मोदी जी की इवेंटबाजी है, वो ही सब कॉमन बात हुई है। उसमें जो नई बात, जो मुझे दो बातें उसमें नई लगी है। सबसे पहली बात जो सत्यपाल मलिक ने कही, राहुल गांधी ने उनसे नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि भाई नेता ये चाहते हैं कि, चौधरी चरण सिंह की बात हो रही थी, उसी संदर्भ में उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हर नेता चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये ऐसा क्यों है? तो सत्यपाल मलिक ने उसमें कहा कि ये जो चाहत है ना पद पाने की, ये आपके अंदर नहीं है, और यही वो बात है जो बाकी सबको खलास कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को लेकर कि आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी पद के लिए नहीं राजनीति में उतरे हैं, या जो आप राजनीति कर रहे हैं, या जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, समाज के हर वर्ग के साथ आपने अपना एक कांटेक्ट स्थापित किया हुआ है और लगातार उसे बनाए हुए हैं आप। तो उन्होंने जो ये कहा कि आपकी ये ही खासियत है जो बाकी को खलास कर देती है, कि आपको निष्प्रह, जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि कोई लालच नहीं है पद का, कि आप ये नहीं चाहते भाई मैं ये राजनीति करने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, और मैं फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचूं। आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं राजनीति में आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इसमें और सत्यपाल मलिक जितने कंफर्टेबली और जितने राहुल गांधी जितने आराम से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई चाचा भतीजा बैठे बात कर रहे हो। तो ये बड़ा अच्छा ये इसके ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सूनर और लेटर शायद सत्यपाल मलिक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बात बता भी दी कि मैं लोहियावादी रहा हूं, तो उन्होंने ये बता दिया कि काफी कुछ आपकी तरफ है रुझान मेरा, वो तो रास्ता भटक गया था मैं। दूसरी बात, एक राहुल गांधी ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है संसद भवन को लेके, नए संसद भवन को। लोग पूछते हैं ना कि अपना विजन बताएं, तो राहुल गांधी ने यहाँ भी अपना विजन बताया नए संसद भवन को, कि क्या जरूरत थी कि जो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल को आप लोकसभा में बदल देते, और जो लोकसभा है उसको राज्यसभा में बदल देते, और जो एनेक्स है, अगर आप सेंट्रल हॉल बनाना चाहते हैं तो वहां पे उसको सेंट्रल हॉल में बदल देते। आप ये देखिए राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपया बचाने की बात उन्होंने बताई, कि अगर हम इसी संसद भवन में रहते तो कितना मोटा पैसा बचता जो देश के अन्य विकास के काम में आता। तो उस पे सत्यपाल मलिक ने जवाब भी दिया कि उनको तो ये दाखिल करना है ना कि मैंने नई संसद भवन बनवाया है। तो ये इसमें मैं तो मोटा मोटी मैंने तो दो चीज इसमें मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगी और नई भी लगी, तो मैंने जो आपने सवाल पूछा उसी हिसाब से जवाब दिया। जी बिल्कुल 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 मीनू जी, अभी आगे और भी हम चर्चा इस पे करेंगे। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधे जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी के पास आना चाहता हूं, आवाज उनकी पहले क्लियर नहीं आ रही थी। प्रशांत जी, अपनी बात जरा बताइए, और इसमें इधर सत्यपाल मलिक एक पे एक खुलासे कर रहे हैं, एक पे एक अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, उसी क्रम में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप जो हैं वो ग्राउंड पे हैं, मैदान में हैं। क्या कुछ मैदान से यहां सुनाई दे रहा है? सब चारों तरफ जो भी हो चर्चा चुनाव की। राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है? आपके साथ 3 साथी और भी हैं। जी, हमारे साथ सवाई माधोपुर के 3 पत्रकार हैं, लोकेश अटवाल जी, नरेंद्र शर्मा और राजेश शर्मा जी, और हम इनसे जानेंगे बहुत रोचक सीट है राजीव जी ये सवाई माधोपुर की। और जिस बात की चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते हैं, तो बीजेपी हेलीकॉप्टर से पैराशूट से कुछ कैंडिडेट उतार रही है, तो सवाई माधोपुर में भी एक है पैराशूट से उतारे गए हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, और उनको यहाँ पे बगावत भी झेलनी पड़ रही है। साथ ही कांग्रेस के जो है वो अबरार हैं यहाँ पे, तो दानिश अबरार वो सिटिंग एमएलए हैं। तो इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला, और इन दोनों के बीच नहीं, अब कड़ा मुकाबला गहलोत और
वसुंधरा के बीच भी है। वसुंधरा अब उनकी नामांकन में नाम आने की वजह से वसुंधरा भी अब यहाँ पे एक तरीके से प्लेयर हैं बीजेपी की तरफ से। भले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने उनको साइडलाइन कर दिया, लेकिन उनके लिस्ट में नाम आने की वजह से थोड़ी चहल पहल चुनाव में बढ़ गई है। तो मैं सबसे पहले तो यहीं की सीट पर लोकेश जी से पूछता हूं कि कैसे इतनी ये जो रोचक सीट है और किरोड़ी लाल मीणा जी को कैसा चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। लोकेश जी बोलिए। जी प्रशांत जी, जैसा बताना चाहूंगा कि हाल ही में आचार संहिता लागू जोर से भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी करी है। प्रथम जो सूची है उसमें भाजपा से जो सांसद है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पे प्रत्याशी चुना है। तो प्रत्याशी चुनने के बाद यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में दिनों पूजा अर्चना के बाद निवास के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ स्थानीय जो एक प्रत्याशी पूर्व में भी उन्होंने टिकट मांगा और आशा मीणा कहीं आशा मीणा इनके लिए एक बदलाव के सामने आई है। आशा मीणा की फिलहाल इन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन पार्टी में आशा मीणा चुनाव लड़ेंगी। जी आज के वर्तमान स्थिति को हम देखें तो निश्चित तौर पे आशा मीणा का कल जो गणेश भगवान के हमारे यहाँ पे रणथंभौर में जो गणेश भगवान उनकी पूजा अर्चना के बाद ही जो मांगलिक कार्य शुरू किया है, उसी के चलते उन्होंने घोषणा कर दी है कि जल्द ही चुनाव की जो रणनीति तैयार की जाएगी और पूजा अर्चना। तो दोनों किरोड़ी लाल मीणा और आशा मीणा समाज से है। मीणा समाज राजस्थान में बहुत अहम है यहाँ पे, खासकर सवाई माधोपुर की सीट में भी। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को मुश्किल कितनी बड़ी है? निश्चित तौर पर जैसा कि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का कार्यकाल रहा, इस दौरान पूरे 5 साल जो आशा मीणा ने यहाँ सवाई माधोपुर के लोगों को दिया और उम्मीद उन्होंने की कि पार्टी उनको टिकट दे। और वर्तमान में जहाँ सवाई माधोपुर में जो जातीय समीकरण की हम बात करें तो मीणा, गुर्जर और मुस्लिम समुदाय का एक अच्छा जो वोट है सवाई माधोपुर में है, तो उसके चलते कहीं प्रशांत जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। प्रशांत जी थोड़ी सी आवाज इनकी थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी रुक रुक के आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारे तमाम साथी जो हैं वो जुड़े हुए और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के सामने कितनी बड़ी चुनौती आज की तारीख में, और उधर वसुंधरा राजे सिंधिया के मैदान में आने के बाद कितनी बड़ी चुनौती अब वो कांग्रेस को पेश कर रही हैं, जरा इस पे चर्चा। और अगर आप इन लोगों से चर्चा कर चुके हो तो आपके पास ही सीधा, इसलिए क्योंकि आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती यहां नजर आ रही है किरोड़ी लाल मीणा के लिए, और कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं अब मैदान में आने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से अभी भी जो है वो साइड लाइन है, लेकिन उनका नाम सूची में आने से चर्चा में अब आ गई है। और पहले कुछ समय ऐसा लग रहा था जब हम लोग उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ आ रहे थे कि गहलोत साहब बिल्कुल फाइट में है, और गहलोत अभी भी फाइट में है, लेकिन अब उनको मतलब चुनौती, बराबर की चुनौती गहलोत साहब की है कि उनको मिल रही है। मध्य प्रदेश जैसा नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है, राजस्थान में एक कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। मतलब राहुल गांधी जो कह रहे थे कि राजस्थान में टक्कर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को, अपने उस स्टेटमेंट को चेंज भी किया था। अभी तो आपकी शुरुआत है, आप भरतपुर में थे, धौलपुर पहुंचे, आप उसके बाद ग्वालियर गए, उसके बाद फिर दोबारा आप राजस्थान पहुंचे हैं, और एक लंबा सफर अभी आपको तय करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ यहां आप देखेंगे, लेकिन जैसे आप इन 3-4 जगहों पर, और लगभग मुझे जहां तक ध्यान है कि अगर राजस्थान का देखा जाए तो 500 किलोमीटर की यात्रा आप अलग अलग जगहों से कर चुके हैं, तो इस यात्रा के दौरान क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है प्रशांत टंडन जी? और कितनी टक्कर, जो टक्कर की बात कर रहे हैं, तो कितनी और कैसी टक्कर यहां दिखाई दे रही है? अशोक गहलोत के काम के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, या रिवाज बदलने में लोग लगे हुए हैं?
देखिए, अशोक गहलोत के काम की तारीफ होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदली जाती है, और लेकिन इस बार हो सकता है, बहुत से लोग इनके बात कहते मिलते हैं कि इस बार हो सकता है कि वो नियम, वो परंपरा टूट जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पे एक फैक्टर और है, वो है निर्दलीय फैक्टर। अभी मुझे लोकेश जी बता रहे थे कि यहाँ पे निर्दलीय जो है वो असली किंग मेकर हो सकता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीय विधायक इतने चुन कर आएंगे कि वो असली किंग मेकर हो सकते हैं। जी, निर्दलीय विधायक, और हमेशा राजस्थान में तो यह है, यह परंपरा रही है, निर्दलीय विधायक, बीएसपी के विधायक और भी कई अलग अलग पार्टियों के विधायक जो हैं वो चुन के आते हैं, 20-22 इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं कि किस दिशा में जाना है, किसके साथ जाना है। तो यहां पर अगर कांटे की टक्कर है और कोई भी बाजी अगर अभी चूंकि आप 3 जगह से गुजरे हैं और उन तीनों जगहों पर अगर ऐसी चीजें चल रही हैं, हालांकि मुझे ध्यान है आप भरतपुर में जब थे तो वहां पर माहौल जो है ज्यादा आपने बताया था कि वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर चूंकि आज आप पहुंचे हैं और यहां पर के माहौल और यहां के लोग, और खासकर जरा 3-4 वर्गों में बांटते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं युवा क्या कहते हैं, क्योंकि युवाओं को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के प्रति एक सिंपैथी ही नहीं बल्कि उनके प्रति एक दीवानगी की तरह है अशोक गहलोत के प्रति युवाओं में। ऐसा दिखाई दिया क्या आपको? बिल्कुल, पिछले इलेक्शन में भी मैं आया था तो भी बड़े आश्चर्यजनक बात है कि अशोक गहलोत युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। और जितनी मैंने यात्रा की है, सचिन पायलट का लोग नाम नहीं ले पा रहे यहाँ पे, अशोक गहलोत ही है जो कि सेंट्रल स्टेज पे है और युवाओं के बीच वो लोकप्रिय बिल्कुल है, जरूर है। जी, सचिन पायलट की आपने नाम लिया, हाँ, ये एक फैक्टर है, जरा समझना चाहता हूं सचिन पायलट को लेकर के भी जो पहले हुआ था, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत और उससे पहले सचिन पायलट बनाम कांग्रेस पार्टी, उसकी चर्चा भी होती है क्या? नहीं, अब यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे अब अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे सिंधिया है और इन्हीं दो के बीच मुकाबला है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब इस मसले पे कोई चर्चा नहीं, चर्चा सिर्फ और सिर्फ ये वसुंधरा राजे बनाम अशोक गहलोत। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो साइडलाइन थी, अचानक उनको लाया गया, तो क्या कहते हैं आपके तीनों पत्रकार साथी, इनसे भी आपने बात की होगी या लोगों से भी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो है नहीं, तो फिर इनको क्यों जिता कर लाएंगे लोग? जी, वसुंधरा राजे के बारे में क्या आपका कहना है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं है, तो लोग इनको क्यों जिता के लाएंगे? श्याम जी, आपको एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे जी का भले ही टिकट मिल गया हो उनको, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनको साइडलाइन कर दिया है। उनका जिस दिन से साइडलाइन किया उनके साथ साथ के कई समर्थक टिकट भी काट दिए गए हैं। आपको ये बता दूं मैं, जैसे मेरी जानकारी में है कि राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच सीधा सीधा मुकाबला है, जहां प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि यहाँ कोई चेहरा नहीं है, वो केवल कमल के फूल यहाँ का चेहरा होगा, जबकि गहलोत केवल अपनी योजनाओं के दम पर ये पूरी तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि राजस्थान में शायद इस बार ये परंपरा टूट जाएगी, तो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, क्योंकि अशोक गहलोत ने जितनी भी योजनाएं चालू की है इस 5 साल के कार्यकाल में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ओपीएफ योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे पूरा कर्मचारी संतुष्ट है। और आज वो परेशानी अब सेंट्रल को भी झेलनी पड़ रही है कि केंद्र में भी उस चीज को मांगते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग के और लोग वह विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह यार हेल्थ के मामले में बहुत कुछ सुविधाएं लोगों को दी है गहलोत सरकार ने, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार गहलोत सरकार अपने विकास और जनता के हितों के लिए जो किए गए कार्य हैं उसमें आ सकती है।
रहा सवाल वसुंधरा जी का, वसुंधरा जी के पैरेलल अगर आपको जानकारी में हो तो राजसमंद से सांसद जया कुमारी को जयपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है और ये चर्चाएं भी है और बीजेपी के अंदर अंदरूनी लोग भी कहते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सीएम प्रोजेक्ट करते हुए विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी ये बहुत बड़ी बात यहाँ हम लोग इस पे चर्चा करते भी रहे। दिया कुमारी बनाम, क्या दिया कुमारी बनाम वहां वसुंधरा राजे होने वाला है या दिया कुमारी बनाम 7 जो सांसद उतारे गए हैं इनके बीच ही लड़ाई है? इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं प्रशांत टंडन जी यहाँ के लोग कि एक नहीं बल्कि 7 सांसद और वो लगातार मैदान में और सबको लगता है कि हम सीएम का चेहरा हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कमल का फूल और यही हमारा चेहरा है। तो ये एक विरोधाभासी नहीं है क्या? क्या यहां पर इतने चेहरों को आप उतार करके मैदान में, और राज्यवर्धन सिंह राठौर देखिए उनके खिलाफ वहां माहौल अलग है, उनके ही समर्थक उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए और काले झंडे दिखाते हुए हमने इसी चैनल पे उन तस्वीरों को दिखाई। तो जरा आपसे समझूं और आपके जो और एक साथी हैं उनसे भी हम समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या 7 सांसदों को लेकर के भी कोई चर्चा चलती है? जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसको और खुलकर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक क्या कुछ सुना आपने? ये बताइए कि 7 सांसद भी यहाँ से उतारे गए हैं और इसको करीब तो 7 सांसद दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच भी मुकाबला है और राज्यवर्धन राठौर भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है यहाँ पे, लेकिन उनको अपने ही समर्थकों से काफी काले झंडे उनको दिखाया गया, विरोध झेलना पड़ रहा है। आपको ये दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये जो चिकड़ी है और प्लस ये 7 सांसद किरोड़ी रकमल मीडिया के साथ साथ उतारे गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जो सांसद की जो 7 सांसदों की जो बात कर रहे हैं ये अपने उस पे बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बात करते हैं तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी एक अपने अलग ही हिसाब चलने वाले लोग हैं। जी ये आप बताइए कि जो ये जो चिकड़ी है इसके बारे में क्या यहाँ की जनता कहेगी? चिकड़ी की बात प्रधान जी, एक्चुअल में बीजेपी ने जो सांसदों को उतारा है उसमें केंद्रीय मंत्री जो आने वाले हैं, अभी तो बीजेपी की 2 लिस्ट आई है और सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे ये तो शायद जाहिर हो रहा है कि बीजेपी नए लोगों को लोकसभा में लाने के लिए इन सब की आहुति दे रही है, ये विधानसभा चुनाव लड़ाकर। और ऐसी स्थिति में ये बीजेपी में इतना बड़ा विरोध जो आज हो रहा है इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सीएम कैंडिडेट कौन निकलेगा आगे, वसुंधरा की, राज्यवर्धन राठौर की दिया कुमारी? ऐसा है कि सीएम का चेहरा बीजेपी हाईकमान ने बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ उसमें 1% भी कहीं वो नहीं है कि दिया कुमारी सीएम का चेहरा रहेंगी। और वसुंधरा जी ठीक है चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में केंद्र में सरकार बने बीजेपी की और उनको सेंट्रल में ले जाया जाए, ऐसी मेरी संभावना है। थैंक यू जी प्रशांत जी, दोबारा आता हूं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां और ग्राउंड जीरो से जो कुछ वहां चल रहा है राजस्थान में, देखिए एक नई बात और महत्वपूर्ण बात यहां सामने आ रही है कि दिया कुमारी सीएम पद के कैंडिडेट के रूप में सबसे ऊपर दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक नहीं 7 चेहरे हैं इनके साथ, दिया कुमारी के साथ, और किरोड़ी मीणा से लेकर के, और इधर राज्यवर्धन सिंह राठौर को देखिए आप, वसुंधरा राजे सिंधिया भी अब मैदान में हैं। तो राजस्थान का चुनाव बहुत रोचक हो गया है और मैदान पर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, उधर हैं लगातार निकले हुए हैं, और इधर छत्तीसगढ़ में भी रोचक मुकाबला है। मुकाबला इस हिसाब से रोचक है कि कांग्रेस पार्टी 71 सीटें लेकर के, 71 सीटें 90 में से 71 अभी कांग्रेस पार्टी के पास है। सबसे मजबूत सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है। इतनी मजबूत सरकार को और मजबूती वहां की जनता दिला पाएगी या नहीं, या वहां कुछ सीटें कम होंगी, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज शुक्ला जी हैं, लेकिन उनसे पहले आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, उधर राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की चर्चा भी हम कर रहे हैं और इधर धरातल पर भी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी।
धन्यवाद राजीव जी। सत्यपाल मलिक ने के साथ जो आज राहुल गांधी का साक्षात्कार जो वायरल हो रहा है, मेरा अपना ये मानना है कि जो बातें विपक्ष के नेता खासतौर से राहुल गांधी सरकार को लेकर के कहते रहे हैं, उस सभी मुद्दों को लोगों के बीच में जीवंत बनाए रखने की कोशिश है। दूसरी बात, सतपाल मलिक ने जो सरकार के खिलाफ बातें कही हैं, उनको और विश्वसनीय बनाने का एक प्रयास है और बड़ी संख्या में बड़े व्यापक पैमाने पर इसको लोगों तक पहुंचाने का भी ये प्रयास है। क्योंकि सतपाल मलिक जी ने हम लोग के इसी साथ बातचीत करने में जब टंडन जी ने उनसे बात किया था तो ये बातें उन्होंने कही थी और यह बात और तेजी से फैलेगी। सतपाल मलिक ने जो जिसकी चर्चा भी मीनू जी ने की, जो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि आपके द्वारा एक त्यागी व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना ही आपकी बड़ी ताकत है कि आप कुछ भी बनना नहीं चाहते, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा के रूप में स्थापित करने से संबंधित एक बड़ा वक्तव्य है। कश्मीर के मसले पर जो बात कही सतपाल मलिक ने, उस कश्मीर के मसले पर राहुल गांधी ने कई अच्छा खासा समय दिया अपनी बातचीत में। उस विषय कश्मीर के ही मुद्दे को भी जीवित कर दिया इस बातचीत ने। जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर दोनों नेताओं ने किस तरह से नाराजगी व्यक्त की कि जो देश के सामने प्रमुख मसले हैं, लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए मसले हैं, किस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है और ऐसी बातों पर चर्चा कराई जा रही है जिसका जनजीवन से कोई मतलब नहीं है या उन प्रमुख विषयों को विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है। गोया कि जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति के बहस में मुख्य विषय होंगे, उन सभी विषयों को लोगों की स्मृतियों में ताजा बनाए रखने और गंभीर करने की यह कोशिश है जो इस साक्षात्कार के माध्यम से। जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं राजस्थान की, मेरा अपना यह मानना है कि राजस्थान के चुनाव में हम लोग के साथी जो दिया कुमार, जो टंडन जी के साथ बैठे उन्होंने दिया कुमार जी का नाम लिया, वहाँ एक दो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। वसुंधरा राजे जी अगर चुनाव जीतेंगी तो मंत्री नहीं बनेगी, वह बाबूलाल गौर नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, और वो ऐसा भी नहीं है कि विधायक बन के बैठी रहेंगी सदन में, ये स्थिति नहीं है उनकी। तो वसुंधरा राजे जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, राजवर्धन राठौर जी हैं, ओम बिरला साहब हैं, ये अश्विनी जी जो रेलवे मंत्री हैं वो हैं, सीपी जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौर साहब हैं। वहाँ मुख्यमंत्रियों की बड़ी लंबी लिस्ट है, एक मुख्यमंत्री का चेहरा संभव नहीं है वहाँ। और आप बीजेपी की स्थिति देखिए कि बीजेपी ने नरपत राजवे साहब को हटा करके वहाँ उनको दिया कुमारी को उम्मीदवार बना दिया। वह पिछले 4 या 5 बार के विजयी उम्मीदवार हैं उसी क्षेत्र से, आपने उनको संतुष्ट किया। फिर राजवे साहब को आप चित्तौड़गढ़ ले गए, वहाँ जिस विधायक आपने काटा उस विधायक भी 3 बार जीते हुए हैं, और वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2-4 हजार की मार्जिन से जीता हो, अच्छा खासे मार्जिन से वो जीता है। फिर आप सांसदों को लेकर के आए, सांसदों को चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई पहली बार नहीं की जा रही है। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सांसदों को उतारा था। क्या हुआ बाबू सुप्रिय का, क्या हुआ स्वपन दास गुप्ता साहब का, क्या हुआ टीएमसी के उन सांसदों का जो जोड़ तोड़ करके लाए गए थे, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिया था, क्या उनकी स्थिति हुई? सांसद का कोई भले 4 बार 5 बार, आप मध्य प्रदेश में देखिए ना, 6 बार के सांसद है कुलस्ते साहब, 3 बार के सांसद है राकेश सिंह जी, में 2 बार के 3 बार के सांसद है प्रफुल्ल पटेल जी, कभी विधायक के चुनाव नहीं लड़े। और जो पब्लिक कनेक्ट विधायकों का होता है वह पब्लिक कनेक्ट सांसदों का नहीं हो पाता, वो संभव ही नहीं है। और यह इस बात के तमाम उदाहरण हैं, और कम से कम मध्य प्रदेश में ही है कि जहां पे 4 या 5 बार के जीते हुए सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े हैं तो चुनाव हार गए हैं। सांसदों को चुनाव लड़ाने की यह कोशिश केवल एक अपने उम्मीदवारों में नयापन लाने का एक प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका राजनीतिक लाभ मेरे जहां तक मैं समझता हूं अतीत में भी कभी किसी को नहीं मिला और आने वाले समय में भी मिल जाएगा, इसके बारे में मुतमन नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि अगर ये सांसद इतने ही महत्वपूर्ण है और इनका जनाधार इतना ही बड़ा है तो अपने अपने इलाकों में इस तरह का विरोध का सामना इनको क्यों करना पड़ रहा है? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे व्यापक विरोध ना हो रहा हो, सक्रिय विरोध ना हो रहा हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक नैरेशन नहीं तैयार कर पाई है,
कोई नैरेटिव नहीं तैयार कर पाई कि कोई एंटी इनकम्बेंसी का आप माहौल बना पाते, कोई एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर पाते जिससे आप गहलोत सरकार के ऊपर हमला कर सकते हो। जितने आपके हथियार थे, अगर आप लाभार्थियों की बात करते हैं तो बीजेपी के द्वारा तैयार किए गए लाभार्थियों की तुलना में गहलोत सरकार के द्वारा तैयार किए गए जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अगर आप महंगाई की बात करें जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के ऊपर हमला होता है, तो महंगाई से राहत देने की कोशिश गहलोत सरकार ने की। अगर वो 500 रुपए का सिलेंडर बेच रही है, उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, गोया कि लोगों को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रही है। अगर वह 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रही है, तो लोगों को के जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे हैं जिसको लेकर के उनके ऊपर जनजीवन पर असर पड़ता है, उसको उनके खर्च से बाहर करने का प्रयास कर रही है। जो लोगों को 2,500 रुपये आर्थिक सहायता पहुंचा रही है, जो महंगाई से त्रस्त है, जिनके पास आर्थिक साधन उतरे नहीं है, उनको महंगाई से राहत देने की कोशिश की। तो आखिर आप कौन से मुद्दे तैयार कर लेंगे बीजेपी का नेतृत्व वहां पर? और बीजेपी में जो अंतरकला है संगठन का, वो अंतरकला सतह पर है। कोई भी ऐसा नहीं, माने अभी तक जो बात कही जा रही है, कम से कम 2 दर्जन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ वहां के स्थानीय कार्यकर्ता। तो अगर आप अपने पार्टी को अनुशासित नहीं रख पा रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बना पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से कोई मुद्दा नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो आखिर किस बिना पर आप चुनौती खड़ी कर देंगे? और कोई चेहरा आप सामने नहीं रखे हुए कि आगे आने वाले दिनों में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? तो क्या चेहरे के अभाव में आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? तो एक तरफ राहुल गांधी उन मुद्दों को जीवित कर रहे हैं अपने साक्षात्कार के माध्यम से जो जिनकी चर्चा होनी चाहिए और जिनकी चर्चा सरकार नहीं होने देना चाहती, और दूसरी तरफ सरकार बीजेपी में एक आंतरिक बिखराव है और वो राज्य सरकारों के ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही है। इस कारण से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह की राजनीतिक चुनौतियां कांग्रेस से खड़ी करने की कोशिश की हैं, वह दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही। जी बिल्कुल, दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही चुनौतियां, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेगी भाजपा, इसकी भी चर्चा अब आने वाले समय में और होगी। जो बात यहां सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं, जरा चलना चाहता हूं उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी मनोज शुक्ला जी। मनोज जी, छत्तीसगढ़ में क्या रिकॉर्ड को बरकरार रखना, रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना, ये चुनौती है, या चुनौती जीत और हार की भी है भाजपा और कांग्रेस के बीच? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे भूपेश सरकार ये चाहेगी कि हम दोबारा सत्ता में साबित हो सकें, जिसके लिए दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे लड़ाई लड़ने को तैयार है। और ये भी अभी यहाँ पे जो प्रभारी हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी ने, उन्होंने आज सुबह ही बहुत बड़ा बयान बस्तर में दिया है कि इस बार हम 75 से भी ज्यादा सीट यहाँ पे हम लेकर सरकार बनाने का ये दावा जो है कुमारी शैलजा जो यहाँ की कांग्रेस की प्रभारी हैं उन्होंने किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तुरुप का इक्का समझिए जिसको कहा जा सकता है कि जो किसानों के कर्ज को लेकर एक बार फिर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम किसानों का कर्ज इस बार भी माफ करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट सामने निकल कर आया है। जी, कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। 5 साल पहले जब चुनाव में बीजेपी के सामने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और इन दोनों के साथ, यानी इन दोनों की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जब मैदान में थी 2018 में, तो तुरुप का इक्का था किसानों की कर्ज माफी, और उस कर्ज माफी को एक बार फिर से लेके आए हैं भूपेश बघेल। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हम फिर से किसानों की कर्ज माफी करेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन आपने जो कहा मनोज शुक्ला जी, लेकिन इसका कितना असर पड़ सकता है? क्या 71 सीटें बरकरार रहेंगी? क्या जो दावा कर रही हैं कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, उस दावे में दम है कि इस बार हम 75 सीटें लेके आ रहे हैं, 90 सीटें हैं, और जितने भी अभी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो 50 से 60 सीटों के बीच दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो क्या आपको, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे समझना चाहता हूं, बस्तर से लेकर उधर सरगुजा तक और मैदानी भाग
छत्तीसगढ़ में क्या कुछ दिखाई दे रहा है। और इधर जो 4 सीटें हैं रायपुर में, आखिरी सीट एक जो बची हुई थी उस सीट को लेकर के भी क्या वहां गहमा गहमी थी, इसको भी जरा आपसे समझना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बात कि 75 सीटों का आंकड़ा क्या यहां छूने जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये तो समय आने पर भी बात सामने निकल कर आएगी। फिर आज कांग्रेस पूरी ताकत झोंक के रखी है कि हम 75 सीट दावा कर रही है। जो देखा जा सकता है कि जो अभी इन्होंने किसानों के लिए ये कर्ज माफी का और साथ ही साथ किसानों के धान खरीदी को लेके 20 टन धान खरीदने की बात कही है, इससे जो है इनको काफी इनके लिए प्लस पॉइंट ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन ये 75 प्लस का दावा करने वाली बात, ये बातें जो है ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, चुनाव के बाद ही और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि यहां किसके दावे में कितना दम था। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है और सबसे बड़ी बात कि यहां पर तुरुप का इक्का चल दिया है भूपेश बघेल ने, कांग्रेस पार्टी ने। और उस इक्के में क्या है? उस इक्के में है किसानों की कर्ज माफी। ये छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण अंचल है उसमें भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी यानी कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार काफी पॉपुलर दिखाई देती है। शहरी भाग में आप बैठे हुए हैं मनोज शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। मनोज जी, शहर और ग्रामीण अंचल और उसमें भी बस्तर और सरगुजा, बस्तर यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र और उधर सरगुजा जहां से आते हैं टीएस सिंहदेव, उस सरगुजा से 14 सीटें आती हैं, उधर बस्तर से 12 सीटें आती हैं। पिछली दफा 12 की 12 सीटें थी कांग्रेस के पास, इधर 14 की 14 सरगुजा की सीटें थी कांग्रेस के पास। अब इस बार कहा जा रहा है कि सरगुजा में डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब चूंकि टिकट्स दे दिए गए हैं, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, अब अगर देखा जाए क्योंकि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अब मैदान में हैं, 14 सीटें सरगुजा की, वहां पर कितनी मजबूत कांग्रेस, कितनी मजबूत बीजेपी दिखाई दे रही है? एक अंदाजा मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, टीएस सिंहदेव के इस बार के टिकट वितरण में भी टीएस सिंहदेव का काफी अहम रोल माना जा रहा है, जिसे लेकर टीएस सिंहदेव अपना नाम भी नहीं खराब करना चाहेंगे और सरगुजा से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। ये स्वाभाविक ही देखने वाली बात ये है। और जहाँ तक बस्तर की बात करें तो बस्तर में एक बात तो ये भी तय माना जा रहा है कि नक्सलियों को लेकर भूपेश सरकार ने काफी कुछ कदम, काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बस्तर के लिए भूपेश सरकार ने काफी कुछ किया भी है, जैसे वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, जो जनहित की सब स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर काफी कुछ अच्छा कार्य उन्होंने बस्तर के लिए किया हुआ है, जिसके नाते जो है बस्तर में उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ सरगुजा की बात करें तो सरगुजा संभाग के लिए तो टीएस सिंहदेव के जो इस बार टिकट वितरण में उनका अच्छा खासा अहम रोल रहा है, इस नाते टीएस सिंहदेव बिल्कुल चाहेंगे कि सरगुजा संभाग में उनका नाम न खराब हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं कि चाहे टीएस सिंहदेव हों और खासकर क्योंकि 14 सीटें सरगुजा क्षेत्र से जो लोग छत्तीसगढ़ के नक्शे को और या छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक वहां की पृष्ठभूमि है उसको समझते होंगे, उनको पता होना चाहिए कि ऊपर जो सरगुजा का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सरगुजा कहलाता है और वहां 14 सीटें आती हैं। 14 की 14 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। और दक्षिणी पार्ट जो नीचे का पार्ट है जो नक्सल प्रभावित है, हालांकि सरगुजा भी नक्सल प्रभावित होता था लेकिन अब वो लगभग साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है नक्सल प्रभाव से, लेकिन नीचे का पार्ट जो बस्तर है वो अभी भी नक्सल प्रभावित है। तो 14 सीटें उस समय थी कांग्रेस के पास में और 12 सीटें जो बस्तर की हैं वो भी कांग्रेस के पास में थी। लेकिन भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो खींचतान चलती रही, ढाई साल की सरकार की बात होती रही, अब टीएस सिंहदेव बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। इसके बाद टिकट वितरण में भी, टिकट के बंटवारे में भी टीएस सिंहदेव की खूब चली है, जैसा मनोज शुक्ला जी बता रहे हैं। और उस आधार पर टीएस सिंहदेव चाहेंगे कि उनका नाम बदनाम ना हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत के आए। तो एक मजबूत कड़ी यहां दिखाई दे रही है टीएस सिंहदेव के रूप में भी। और आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन पहला चुनाव 7 तारीख को है और वो चुनाव छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर भी है। मनोज शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस कार्यक्रम में, फिर आगे आपके साथ जुड़ते रहेंगे और बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर
प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें ग्राउंड जीरो से लेकर के यहां तक इस कार्यक्रम में हम लेकर आ ही रहे हैं लगातार। आपसे समझूं कि जो तैयारियां यहां कांग्रेस की हैं, उन तैयारियों में कितना दम आप देखते हैं? राहुल गांधी के इस इंटरव्यू को किस हिसाब से आप देखते हैं? और क्या 6 महीने के बाद नहीं आएगी लौटकर मोदी सरकार, विदा 6 महीने में विदा हो जाएगी मोदी सरकार, जो कह रहे हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच की चर्चा में जो बातें आ रही हैं, कितना दम दिखाई देता है? बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी अगर सत्यपाल मलिक से बात कर रहे हैं तो ये साधारण नहीं है। और इससे ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि राहुल गांधी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सरकार से प्रताड़ित है या सरकार के खिलाफ है। दोनों जगह वो जाते हैं। माने आम लोगों के पास जाने को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जो सरकार से प्रताड़ित हैं, सरकार से कुछ उम्मीद कर रहे थे और चुनाव के समय वो क्या राय रखते हैं, और राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं। तो सबसे मिलकर और 1 to 1 वो बातचीत कर रहे हैं। और सत्यपाल मलिक से बातचीत में जो मैंने सुना और जो मैंने नोट किया, उसमें यह था कि वो मीडिया से नाराज हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि मीडिया से सही सूचनाएं नहीं मिल रही। आम जनता को तो नहीं ही मिल रही है, उन्हें भी नहीं मिल रही है। और उन्होंने कई बार कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय और जो सवाल पूछे या जिस ढंग से बातचीत की या जिस तरह से उनको जवाब देने का मौका दिया, उससे मुझे लगा कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है या जो लोग फील्ड में हैं वो उसको कैसे समझ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने बातचीत में कहा भी कि मीडिया ठीक से रिपोर्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं, ध्यान हटा दिए जाते हैं। तो उस ढंग से अगर इस इंटरव्यू को देखा जाए तो ये तो है ही है कि जो मुद्दे सत्यपाल मलिक उठा रहे हैं उसको रिवाइव किया जाए या उसको बनाए रखा जाए। इसके अलावा ये एक क्रम है, माने वो जिन लोगों का इंटरव्यू या जिन लोगों से बातचीत करने के लिए चुन रहे हैं उनमें सत्यपाल मलिक भी एक है। ये मुझे नॉर्मल लगा। आज ही मैं सोच रहा था कि क्या इस बात की संभावना कितनी है कि राहुल गांधी महुआ मोइत्रा से बात करें। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट राहुल गांधी का स्टेप महुआ मोइत्रा के पास जाना, उनसे बातचीत करना हो सकता है। तो मैं राहुल गांधी के इंटरव्यू को या राहुल गांधी जिन लोगों के पास जा रहे हैं उसको मैं इस तरह से देख रहा हूं कि जो सरकार से पीड़ित है या जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसका राहुल गांधी साथ दे रहे हैं, उसकी आवाज बन रहे हैं। ये दोनों काम राहुल गांधी कर रहे हैं और जाहिर है ये उनकी राजनीति है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति सेंटर पॉइंट में है और इसके इर्द गिर्द ही बातें हो रही हैं। आना चाहता हूं जल्दी जल्दी अब आप लोगों के बीच प्रशांत टंडन जी से भी जरा इधर की जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो भी समझेंगे। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखते हैं आप, क्या 6 महीने की मेहमान है ये सरकार जो दावे हो रहे हैं? राजीव जी, राहुल गांधी का सत्यपाल मलिक के साथ जो वार्तालाप है वो देखिए एक सीरीज के अंतर्गत है, आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय रघुराम राजन से बात की। फिर जिस समय कोरोना का समय था तो उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष झा से और एक स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जोहान गिसेक, उनसे लंबी बात की। फिर उसके बाद इकोनॉमी का क्या हाल है इसको लेके बजाज ऑटो के जो एमडी हैं राजीव बजाज से उन्होंने बड़ी लंबी बात की थी। फिर अमेरिका के जो पूर्व डिप्लोमेट हैं उनके साथ कोरोना के मैनेजमेंट को लेके बात की। उसके बाद आप देखिए उन्होंने 4 भारतीय ऐसे नर्सों से बात की थी जो विदेश में रह के कोरोना का काम कर रही हैं। ये इनकी जितने वार्तालाप हो रहे हैं ये बड़े फ्रूटफुल होते हैं, बहुत ही फलदायी होते हैं और ऐसा नहीं कि ये कोई व्यर्थ की गपशप है। इसमें देखिए बहुत सारे जो सत्यपाल मलिक ने जो कुछ बातें जो पहले वो बोलते आए हैं वो भी करते हैं। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त जो बात है जो शायद कम हाईलाइट हुई है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह कैसे व्यक्ति थे, जबकि चौधरी चरण सिंह की सरकार को जो वो केवल 5 ही महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, और ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद में उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला और कांग्रेस ने ही उनकी सरकार को गिरा दिया। लेकिन आप देखिए कि वहां पर किसी तरीके की कोई कड़वाहट नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के बारे में भी बहुत ऐसा, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की सत्यपाल मलिक ने कि हमारे जो चौधरी चरण सिंह साहब थे उनको तो आपकी इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस लेके उनको गिरा दिया था। और ये भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे राहुल गांधी साहब
ये बताता है कि किस तरीके से परिपक्वता के साथ ये बात हो रही है। तो ये जो सतपाल मलिक और राहुल गांधी की जो बातचीत है, ये निश्चित रूप से एक नए तरह के समीकरण धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और ऐसे सारे लोग जो मोदी के खिलाफ हैं वो एकत्र हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और सतपाल मलिक इस समय सबको मदद करने के लिए खुले हैं, वो जगह जगह जाते भी हैं, इस समय बहुत किसानों के साथ बात करते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा जो रिस्पेक्ट है उसका फायदा जो है वो होगा। अब वो जो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद ये सरकार चली जाएगी, तो ये आसार भी नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखिए जिस हिसाब से सिचुएशन जो है वो किस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो है लगातार इस तरीके से गिरावट हो रही है कि अब तो जो है मोहन भागवत को भी साथ आना पड़ रहा है, ताकि वो कह रहे हैं कि जो कुछ डैमेज आपका मणिपुर के कारण हुआ उसको खत्म कीजिए अप्रत्यक्ष रूप से। मुझे ऐसा लगता है कि सतपाल मलिक की इस बात में निश्चित रूप से दम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम प्रशांत टंडन जी से ज्यादा जो ग्राउंड पर है उससे ज्यादा जानने की कोशिश करें, तो मैं अपनी बात को बहुत ही कंटेंट करके बहुत शॉर्ट में करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, एक सीरीज, उस सीरीज में अब सत्यपाल मलिक के साथ चर्चा, ये कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है ये? राजीव जी, मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और ख़ासतौर से सत्यपाल मलिक के साथ जो चर्चा है वो कई आयाम खोलती है और 3 मुद्दे जो है वो इस चर्चा में वो खुल करके फिर से सतह पर जो आए हैं। एक तो पुलवामा का मुद्दा फिर से सत्यपाल मलिक ने जिंदा कर दिया। दूसरा अडानी का मुद्दा जो है वो भी सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की पीठ ठोक करके जिंदा कर दिया कि आज आप बिल्कुल सही रास्ते पर आप जा रहे हैं। तीसरा जातिगत जनगणना को लेकर के भी जो मसला है वो भी तीनों मुद्दों पर जम के अच्छी तरीके से बातचीत हुई है। तीनों मसले ऐसे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से घेरती है और नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इन 3 मुद्दों पर चर्चा होने पाए। सतपाल मलिक अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं कि जब उन्होंने एक हमारे बाद से बात की थी मीडिया आउटलेट से, तो उसकी खबर जो है मतलब वो नहीं चलने पाए, तो इसके लिए बाकायदा मतलब सरकार की तरफ से न्यूज़ चैनल्स को कहा गया कि इस खबर की चर्चा मत करिए, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। तो यानी कि वो चर्चा होने देना नहीं चाहती है सरकार इस मसले पर, ये चीज़ें सामने आ गई हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सतपाल मलिक इंडिया गठबंधन बनने से पहले ये बात कह रहे थे कि एक के सामने एक अगर होगा तो ये कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन बनने के पहले ये बात सतपाल मलिक कह रहे थे और इंडिया गठबंधन बनने के बाद अगर राहुल गांधी के साथ बातचीत हो रही है सतपाल मलिक की, तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक भी पीछे से कहीं ना कहीं जो जनता दल, जो जनता परिवार से जुड़ी पार्टियां हैं, उनमें शायद उन्होंने कोई भूमिका निभाई होगी कांग्रेस से नजदीक लाने के लिए। हो सकता है कि आगे चल करके खुल करके भी मैदान में सतपाल मलिक आए और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करें। चूंकि सतपाल मलिक अंदर के व्यक्ति रहे हैं नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट के एक तरीके से कहा जाए, और कश्मीर जैसे गंभीर जो हाथ जो सत्ता हटाई गई थी उसमें वही वो गवर्नर थे, तो उनकी कई बातों का ज्यादा असर है और ज्यादा प्रामाणिकता है जिनको वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमला करके कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरी चीजें होंगी। दूसरा कि जिस समय जिस तरीके से राजस्थान में पिछले दिनों सक्रियता बढ़ी सतपाल मलिक की, और सीकर में ही वो 2 बार जो से जाकर के पहुंचे, और इधर हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनकी भी सक्रियता राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो एक महीने में जो है वो 20 बार राजस्थान पहुंचे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के जाट मतदाताओं को प्रभावित करने में सतपाल मलिक कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और सीकर में ही सतपाल मलिक ये कहकर के आए थे कि अगर ये मोदी सरकार फिर से आ गई तो याद रखना किसानों तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे। मुझे लगता है कि इसी से मिलते जुलते शब्द सतपाल मलिक ने कहे थे कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को आने से रोकना है अगर किसान अपनी जो है वो खुशहाली चाहते हैं। तो ये सारे मसले मुझे लगता है जिस तरीके से आ रहे हैं, तो सतपाल मलिक की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और राहुल गांधी ने एक ऐसे समय पर सतपाल मलिक से बात करके चोट की है सरकार के ऊपर, जिस समय सरकार वैसे ही घिरी हुई है। 5 राज्यों के चुनाव में इस सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीज़ है और ये चीज़ें अब और आगे बढ़ेंगी। राजी जी, महत्वपूर्ण बात सत्यपाल मलिक पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंटर पॉइंट में चुनाव है और चुनाव की चर्चा इसलिए भी क्योंकि सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने की मेहमान है ये सरकार। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी से जरा सत्यपाल मलिक की ही चर्चा करेंगे। स्वामी जी, अभी आप प्रशांत टंडन जी की रिपोर्ट भी देख रहे थे, ग्राउंड पे से जुड़े हुए हैं, उधर
रायपुर से भी रिपोर्ट देख रहे थे आप, और इन दोनों लोगों की बातें, यानी 2 स्टेट की बातें, और इधर दिल्ली बैठकर पूरे देश की बात, इन सबको अगर क्लब करते हैं तो आज की तारीख और 6 महीने बाद की तारीख में कितनी समानता दिखाई दे रही है आपको? देखिए राजीव जी, भारतवर्ष के जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, बाद में उसको बढ़ाया गया, कहा गया जय जवान जय किसान जय नौजवान। अब एक एक करके इसका वर्गीकरण कीजिए और इस पे चिंतन कीजिए। जवानों की जो हालत की गई, ये पता चला जो पुलवामा के बारे में सतपाल मलिक और राहुल गांधी ने बात की। मैं एक ऐसे कॉन्क्लेव में था राजीव जी, जहां पे पुलवामा के शहीदों के बच्चे आए थे। एक आगरा की बिटिया जो कि किसी प्राइवेट एयरलाइन में काम करती थी, बोलते बोलते रो पड़ी। उसने कहा कि जब मेरे पिता के बिल्कुल जब कहा उसने कि मेरी माँ को दिखा दो जरा चेहरा उस जवान का, उन्होंने कहा चेहरा कहीं है ही नहीं, तुम्हें दिखाएं क्या। वो कहती है कि जब डीएम कमिश्नर के यहाँ गए 3-4 दिन तक तो वो मिले, 4 दिन के बाद डीएम कमिश्नर ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, हमें कोई चीज नहीं मिली। ये है देश के नौजवानों का और देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों का हाल। दूसरा था हमारे किसान, अन्नदाता। राजीव जी, पूरे देश ने देखा मेरे देश के अन्नदाताओं को, जो पसीना, जो बरसात के अंदर हर तरह की कठिनाइयां जाड़े बरसात में झेलकर हमें अनाज खिलाता है, हमारा पेट भरता है, 13 महीने तक उनको कैसे सताया गया। इस देश का नौजवान आज की तारीख में राजीव जी सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो नौजवान परेशान है। वो ये कहता है कि मैं अपने परिवार पे बोझा बन गया हूं। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा, मैं शिक्षक हूं, क्योंकि राजीव जी हर बच्चा ये चाहता है, हम भी जवानी में चाहते थे कि बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा करें और बुढ़ापे में उनको आराम दें। आज का ये नौजवान कहता है कि मैं अपने परिवार पे बोझा बन गया हूं, और परिवार वाले बोलते नहीं, लेकिन आंखें छुपा छुपा के, अपना सिर छुपा छुपा के रोते हैं। देश की हर नस्ल को बर्बाद कर दिया गया है, और फायदा किसको पहुंचाया गया है? पूंजीपतियों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, लिस्टेड कंपनीज को, अडानी जैसी कंपनियों को। तो वास्तविकता में देश को, हर वर्ग को परेशान करके अल्प मध्यम वर्ग, बिलो पॉवर्टी लाइन, केवल अमीरों की सरकार है ये। सूट बूट की सरकार जो राहुल जी कहते थे, ये सूट बूट की सरकार है। अगर देश की जनता की सरकार लानी है तो 6 महीने बाद जो सतपाल मलिक कह रहे हैं, अगर ये सरकार रह गई तो बहुत दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, झेला नहीं जाएगा। जी प्रशांत टंडन जी, सतपाल मलिक तब और सतपाल मलिक अब या आज जो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, क्या फर्क दिखाई दिया? देखिए, सतपाल मलिक ने जब मेरे साथ इंटरव्यू किया था उसी वक्त ये लग गया था कि पुलवामा देश का बड़ा एजेंडा बनेगा, और बनना चाहिए भी था। ये सतपाल मलिक जो कि पूर्व गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, जब वो ऐसी बात उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मामला बड़ा बढ़ना था। और राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू लेके, लेकिन मैंने इंटरव्यू लिया, मेरे इंटरव्यू के बाद कई और इंटरव्यू, लेकिन जब राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया और राहुल गांधी के साथ जो उनकी चर्चा पुलवामा को लेकर हुई है, वो उसको एक नया नेशनल आयाम जोड़ देता है। इस बात को मैं जमीन से, कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव सेट करने का तरीका है और राहुल गांधी जिस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं उसकी, क्योंकि मैं, आप देखिए कि मुरैना, धौलपुर, श्योपुर, ग्वालियर और अब सवाई माधोपुर, इतनी जगह देखने के बाद, तमाम लोगों से बात करने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जाति जनगणना का मामला जमीन तक चला गया है। अडानी का नाम गांव गांव में लोग जानते हैं। ये बात मेरे इंटरव्यू में भी कही थी सत्यपाल मलिक जी ने, और राहुल गांधी के साथ भी ये बात कही कि अडानी का नाम गांव गांव में बच्चा जानता है, और हम देख रहे हैं। दूसरी एक बहुत खास बात जो मुझे दिखाई दी है अभी तक, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में और राजस्थान के इस इलाके में जहां मैं हूं, हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो ये मीडिया दिन रात चलाता है, उसका असर नहीं है। कई जगह मुझे मिले जो कि हिंदू का दुकान है, मुसलमान मैनेजर है, कोई आपस में जो है तकरार नहीं है,
और ऐसा कोई जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव है कम से कम गांवों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मोदी मीडिया का या जिस तरीके की मीडिया का एक नैरेटिव चलाने का कैंपेन रहा है, वो मुझे लगता है कि उतना काम नहीं कर रहा है, खासकर इस इलाके में। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान के जिन इलाकों में हूँ वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं काम कर रहा है। हाँ, एक काम जरूर चीज कर रही है, वो है बेरोजगारी, महंगाई, गैस का सिलेंडर। ये चीजें बहुत नीचे तक लोग बात कर रहे हैं, खासकर युवा बात करें, रोजगार की बात करें, लोज की बात करें। और अभी जब लोग गेहूं की तैयारी गांव में कर रहे हैं खेतों में, और वो खाद और बीज की कमी दिखाई दे रही। आज भी ऐसे पास सेंटर में गए हम जहाँ खाद वितरण में किसान परेशान थे, चाहे उनके कार्ड का मामला हो, चाहे उनके अलॉटमेंट का मामला हो। और एक और बात जो बहुत खास दिखाई दी है, जिसमें कि काम करना है अपोजिशन पार्टीज को, कि राम मंदिर को लेकर लोग बात करते हैं, उसका क्रेडिट मोदी साहब को देते हैं। एक ये बात। दूसरी कि मोदी साहब की भी एंटी इनकम्बेंसी कम से कम मध्य प्रदेश में दिखाई दी। मैं इस बात को अभी के दौरे के हिसाब से कह सकता हूं कि राजीव जी, जैसा 2018 में चुनाव जीता कांग्रेस ने था, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली 1.5 साल बाद। अब और उसके बाद 2019 में चुनाव हुए और बीजेपी को बहुत भारी बहुमत मध्य प्रदेश से मिला और हो सकता है, और इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि ये इस बार रिपीट ना हो लोकसभा में। जी, तो ये अब तक की लर्निंग है मेरी यहाँ से यात्रा की। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये रिपीट ना हो, यानी कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है राजस्थान में और उधर मध्य प्रदेश में, लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देखिए राजस्थान की 25 के 25 सीटें चली जाती हैं बीजेपी के खाते में, जबकि जानी चाहिए थी कांग्रेस के खाते में, क्योंकि सरकार वहाँ थी, विधानसभा में जीत कर आई थी कांग्रेस। और वैसे ही मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीत करके आ गई कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी। तो यहां एक प्रबल संभावना देख रहे हैं इतनी जगहों पर घूमने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। प्रशांत टंडन जी और बता रहे हैं कि अब दिखाई दे रहा है कि 2019 का रिजल्ट रिपीट नहीं होगा, और यही बात तो कह रहे हैं यहां पर राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक। जरा आना चाहता हूं मीनू जैन जी, कैसे देख रही हैं? बहुत तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रही हैं, यहां से आप कहां देख रही हैं आगे के जो देश की सियासत है उसको? जी देखिए राजीव जी, जो ये कहा जा रहा है कि भाई सभी को खतरा भी लग रहा है कि ये जीत जाएंगे, ये राज्य तो जीत जाएगी, समझिए कांग्रेस 3 जीत गई, 4 जीत गई, या हो सकता है 5 जीत जाए, लेकिन 24 में वही होगा जो 19 पे रिपीट हुआ था। भाई मेरा मानना है कि इस बार वो रिपीट होने वाला नहीं है एग्जैक्टली। देखिए उस वाले 2019 के चुनाव में ये तो सब एग्री करते हैं कि पुलवामा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आप देखिए ना कि तेलंगाना जैसे राज्य से भी इनको सीटें मिल गई थी, और कौन सा राज्य ऐसा नहीं था जहां पे इनका स्वीप नहीं हुआ था। ये कोई ऐसी थोड़ी आ गई है सीटें इतनी सारी इनके पास। पुलवामा ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन 2019 के बाद से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे जनता नाराज है। अब 2019 तक नाराजगी नहीं थी, जनता को कोई नाराजगी नहीं थी, जिसमें लोग अब जैसे कोविड है, अब वाले लोग भूल गए हैं, लेकिन भूल गए हैं उस बात को, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं जिनके घर के 5-5, 6-6 लोग मर गए। आपको ध्यान होगा बिहार में एक परिवार में 11-12 लोग एक साथ मरे थे, उनकी 13वीं की फोटो लगा रखी थी लोगों, उनको याद नहीं हुआ क्या कोविड में क्या हुआ उनके यहाँ। तो वो सबको याद है, घाव हरे याद दिलवाया जाना चाहिए कि भाई आप वैसा ही कोई कल फिर आ जाए ऐसी आपदा तो आप ऐसा ही करेंगे क्या, ऐसा ही चाहेंगे क्या? ये सब ऐसे ही आपको ये आप घर के लोग आपके ऐसे मर जाएं ऑक्सीजन की कमी से, वैसा ही चाहेंगे क्या? 80 करोड़ लोग उस टाइम देश के 5 किलो अनाज पे जिंदा नहीं थे। उस टाइम ये वाली स्थिति नहीं थी जो आज है स्थिति। लोग भले ही 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है लोगों को। खाली अनाज से ही थोड़ी, दवा है, कुछ कपड़ा है, और भी कुछ चाहिए होता है जिंदगी में। तो ये ऐसा ये कहना
कि पब्लिक बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, मैं नहीं मानती हूँ इस वक्त। और बीजेपी के भ्रष्टाचार के किस्से इस तरीके से नहीं आए थे, पीएम केयर फंड नहीं हुआ था उस टाइम तक अडानी का मामला किसी के प्रकाश में नहीं आया था। जिस तरीके से एक के बाद एक नई रिपोर्ट्स अडानी के बारे में आ रही हैं, तब तक मणिपुर नहीं हुआ था। मणिपुर भी अभी हाल की घटना है, इसमें कितना हाहाकार मचा। 2019 के बाद ही इतने सारे बलात्कारों की लाइन लग गई, तरह तरह के महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की लाइनें लग गई हैं। उसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा रेप्लिकेट होगा इस बार 2024 में, मैं नहीं मानती। और दूसरे, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता उनके जो भक्त हैं उनके मन में तो वैसे ही बनी हुई है, लेकिन जो बाकी के 63% लोग हैं जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया था, वो तो ये मानते हैं कि झूठ बोलते हैं मोदी। मतलब एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जुमलेबाज है और मजाक भी बनाते हैं इस बात का, तो वो क्या वोट देंगे इसमें आप उनमें 2024 में? याद रखिए उस 63% ने पुलवामा के बावजूद भी वोट नहीं दिया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जितनी सारी घटनाएं मैंने बताई जो अब हो चुकी हैं, तो उनमें से 37% में से कितना वोट घटेगा इनका, वो सब एक तरफ खिसकेंगे। जाति जनगणना, इंडिया अलायंस नहीं बना था जब तक। ये इंडिया अलायंस जो बनाए उसमें जो अभी चलिए वो हिकअप्स आ रहे हैं, वो ये 3 तारीख के बाद वो भी उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि क्या होगा। तो ये चीजें बहुत बड़ा, अगर एक 1-to-1 कैंडिडेट खड़ा करने में सफल हो गया इंडिया अलायंस, तो सवाल ही नहीं है कि 2019 रिपीट हो जाए किसी भी। और ये जो भागवत साहब उतर रहे हैं और मोदी जी बेहाल है और उनका चल रहा है अपना, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वो चीज अभी नहीं चलेगी। और जी हाँ, तो ये राज्यों में अब वो राज्य के रिजल्ट रिपीट ऐसा हो सकता है कि सेंटर में रिपीट हो 2024 में, और होंगे। जी बहुत बड़ी बात है यहाँ। और अभी आपसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि राम मंदिर को लेकर क्रेडिट दे रहे हैं लोग मोदी जी को। उधर अभी खबर आई है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर उसमें सहमति जता दी है, यानी कि मोदी जी उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, क्या असर पड़ सकता है मंदिर के नाम पर? और आप याद कीजिए कि सत्यपाल मलिक पहले इस पर भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं, जिसका जिक्र ऑलरेडी प्रशांत टंडन जी अभी कर चुके हैं। सुनील जी, अब तक सरकार ने जितने अभियान शुरू किए जिससे लोगों को जुड़ने का आह्वान किया, उनके सफलता का प्रतिशत क्या है? अभी अपनी माटी अपना गांव करके एक अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अपना कार्यक्रम कीजिए, उसकी फोटो इस वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। उसके सफलता का प्रतिशत क्या है? ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात की गई, उसमें लोगों की भागीदारी कितनी हुई? जो प्रधानमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में लोगों की भागीदारी कितनी है? अगर लोगों का इस सरकार के साथ, इस सरकार के हुक्मरानों के साथ मोह भंग हो रहा है, तो मंदिर अचानक आकर के लोगों का उत्साह कैसे बढ़ा देगा? क्या मंदिर जनजीवन से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने में सक्षम है? क्या मंदिर के बन जाने से बेरोजगारी, महंगाई, खराब अर्थव्यवस्था, रुपए का गिरता हुआ की कीमत, ये सब चीजें सुधर जाएंगी? क्या मंदिर तक जाने के लिए, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, अयोध्या में रहने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं वो लोगों की जेब में है? क्या सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है? किस बिना पर आप इस बात को कर लेंगे? अभी मोहन भागवत जी ने कल अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया, मंदिर के उद्घाटन का, और उन्होंने कहा कि इस उद्घाटन समारोह में सबको ले जाया जाना संभव नहीं है, इसलिए जो जहां लोग हैं वहां उस दिन अपने पूजा अर्चना करेंगे। क्या प्रतिक्रिया है इसकी समाज में? कितने लोगों ने उस पूजा अर्चना करने के लिए तैयारी शुरू कर दी कि अपने घर बैठ के पूजा अर्चना करेंगे? सवाल यह है कि गवर्नेंस की असफलताओं को आप इन चीजों के माध्यम से दूर नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 2018 के चुनाव में जिन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में वहां लोग चुनाव हार गए। मेरा अपना मानना है कि 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव सामान्य स्थितियों में नहीं हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद हुए उन राज्यों में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। महाराष्ट्र में हारी, हरियाणा में हारी, झारखंड में हारी। तो तत्काल बात के राज्य हैं। अगर सामान्य स्थितियों में पुलवामा और बालाकोट की घटना नहीं हुई होती तो मेरा मानना यह है कि वह परिणाम नहीं आते जो परिणाम सामने आए जी। क्योंकि सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल, कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट किया और आज उस एंटी इनकम्बेंसी को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में हो गई है। कांग्रेस ने अपने अभियान में मोदी जी को टारगेट नहीं किया है, कांग्रेस ने मुद्दों को टारगेट किया। अगर वो अडानी जी को टारगेट कर रही है तो उसमें भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार के ऊपर, चाहे राज्यों की बीजेपी की सरकार हो, चाहे केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं कि अगर सरकार बेरोजगारी दूर करने में दूर रही, महंगाई को कम करने में विफल रही, किसानों को बेहतर मूल्य देने में असफल रही, लोगों के को बेहतर सामाजिक जीवन में प्रयास करती हुई नहीं दिखी, तो उससे मुद्दों को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उसने उठाया है। आज अगर तेलंगाना में सत्ता की दावेदार है तो किसी आर्टिफिशियल नैरेटिव की वजह से नहीं है, उसने मुद्दे तैयार किए हैं केसीआर सरकार के खिलाफ। वो कह रही कि सरकार भ्रष्ट है और आज से नहीं कर रही है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से लगातार कहती चली आ रही है। अगर आप कोई राजनीतिक नैरेटिव, अगर सरकार की विफलता के ऊपर कोई आप लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं तो लोग उसका आपके साथ समर्थन में खड़े होते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो विपक्ष की सभाओं में, राहुल गांधी के सभाओं में उनको सुनने के लिए आ रहे हैं? जो विपक्ष 2014 से लेकर के 2019 तक लगातार अविश्वसनीय बनाने का उसका प्रयास किया गया, आगे के वर्षों में जिसको अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया, उनकी सभाओं में आखिर शामिल होने वाले लोग कौन लोग हैं? क्या यह केंद्र सरकार के प्रति लोगों के मन में उपजता हुआ विश्वास नहीं है कि मिजोरम सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे? ये किस बात का उदाहरण है? अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन उतना ही व्यापक है तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी बात कैसे कर सकता है? और इस तरह की बात वहां के मुख्यमंत्री ने कही कि नहीं कही? और अगर आप किसी एक राज्य विशेष में चुनाव लड़ने के लिए आपको उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो आखिर किस बात का परिचायक है ये? क्या वह गिरता हुआ जनाधार नहीं है? क्या लोगों में उपजती हुई अविश्वास की स्थिति नहीं है? मेरा मानना है कि जो इन 5 राज्यों, अच्छा 5 राज्य ऐसा नहीं कि एक इलाके में हो, तेलंगाना दक्षिण में है, मिजोरम उत्तर पूर्व में है, राजस्थान पश्चिम में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर दिशाओं में चुनाव हो रहे हैं देश के, और हर दिशाओं में कांग्रेस ने इन सरकारों के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया है। आखिर क्या वजह है कि आज छत्तीसगढ़ के बारे में कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस वहां चुनाव हार रही है? क्योंकि वहां पे कांग्रेस के ऊपर जो अपने गवर्नेंस के मुद्दे पर लोगों के बीच में है, वो यह बताने का प्रयास कर रही है कि पिछले 5 सालों में हमने ये किया है और हम आगे ये करेंगे। हमने लोगों को गवर्नेंस दी, हमने जो वायदे किए थे उन पर कोशिश की है कि, मैं नहीं कहता कि जितने उन्होंने वायदे किए सब पूरे कर दिए, लेकिन कम से कम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोशिश की है। अगर बीजेपी की सरकार, रमन सिंह की सरकार किसानों को बोनस 2 साल लगातार नहीं दी तो उसकी विफलता थी। कांग्रेस ने न केवल बोनस दिया बल्कि उनकी उपज का अधिकाधिक खरीदने की कोशिश की। आज हर गांव में खुले हुए हैं क्रय केंद्र जी। ऐसा नहीं कि किसी गांव के व्यक्ति को दूसरे गांव में जाना हो। तो अगर इस सरकार ने लोगों को, किसानों को लाभ देने का प्रयास किया है और अपने गवर्नेंस के बूते पर है और गवर्नेंस के आधार पर उसको समर्थन मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक परिवेश बना हुआ है। और यह परिवेश, और एक बार अगर राजनीतिक वातावरण अगर आपके खिलाफ बन जाएगा, मेरा मानना है कि वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। आप इसको 2, 4, 5, 6 महीने, साल भर के अंदर खत्म नहीं कर सकते। क्यों कि यह आपके खिलाफ माहौल ही बनता है आपके गवर्नेंस के आधार पर, आपने जो डिलीवरी की है उसके आधार पर। और ये सरकार की विफलता है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
एक व्यापक जनमत तैयार करने में विपक्ष और कांग्रेस के लोग सफल हैं। और लोगों ये इस बात की तस्दीक बीजेपी के भी लोग कर रहे हैं कि जो पार्टी में विद्रोह दिख रहा है, विद्रोह की स्थिति कब पैदा होती है? जब उनको ये लगने लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो लीडरशिप है उनको चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, तो लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, विरोध करते हैं। वो स्थितियां भी है। तो एक राजनीतिक माहौल बना है इस सरकार के खिलाफ, और उस माहौल को कम करने का जो भी प्रयास बीजेपी कर रही है उसको वह परिणाम नहीं मिल रहा है, वह कोशिश नहीं मिल रही है। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ देश की राजनीति की हम कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ जल्दी से संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। और क्या देखते हैं आप कि सचमुच माहौल बिल्कुल बदल चुका है, 2018-19 वाला माहौल नहीं है। इस माहौल में अब 6 महीने के मेहमान रह गई है क्या बीजेपी? सुनील जी से सहमत होने के बावजूद बीजेपी को मैं इतना हल्के में नहीं लेता, और मैं ये देख रहा हूं कि वो मुद्दा अभी भी अपने अनुसार बदल लेती है। मुद्दा अडानी थे और मुद्दा महुआ मोइत्रा का सवाल पूछना हो गया है, और सवाल हीरानंदानी के बेटे ने पूछा, और कॉर्पोरेट वॉर हीरानंदानी के बेटे और अडानी का है, और शिकार बनाया जा रहा है महुआ मोइत्रा को। तो बिल्कुल जो मामला है वो अडानी और हीरानंदानी का है, और शिकार करने की कोशिश की जा रही है महुआ मोइत्रा को। और मीडिया से, और अभी तक जो स्थिति है, जो दिखाई दे रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब जगह, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टेलीविजन पे, उससे लग रहा है कि सरकार अपने उद्देश्य में कामयाब है। कारण जो भी हो, जैसे भी हो, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि मीडिया अभी भी वैसे ही है। मीडिया में मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वैसे ही है, उसमें मुझे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आईटी सेल लगभग वैसे ही है, उसमें मुझे कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। माने मुझे अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं हम गलत थे, या हमने गलत उम्मीद की थी, या ये सरकार वैसी नहीं है जैसी होनी थी। मुझे कोई नजर नहीं आया, एक भी आदमी नहीं जिसने ये स्वीकार किया हो। देखा मैंने जरूर है लोगों को बोलते हुए, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा है। तो ये 3 बातें जो हैं, इसके अलावा सतपाल मलिक ने भी कहा है कि कश्मीर से में लोगों को 370 हटाने का दुख कम है, उसको 2 भाग में बांटने का दुख ज्यादा है। 2 भाग में बांटने की तो जरूरत ही नहीं थी, बांटा क्यों गया? और बांटकर 5 साल से चुप क्यों है? तो जाहिर है उनकी कुछ योजना होगी, कुछ लक्ष्य होगा, कोई इरादा होगा, या कुछ सोचा होगा। तो मैं इसको हल्के में नहीं लेता, और 370 हटाना अगर उनका वादा था, उन्होंने हटा दिया, और ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, कश्मीर की हालत खराब है, सब कुछ। लेकिन अगर आज सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि वहां के लोग कश्मीर को 2 भाग में बांटने या यूनियन टेरिटरी, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने से नाराज है, तो ये बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान्य था कि उन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये शायद पहली बार हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये करके, और 5 साल से इनको चिंता नहीं है। मैंने राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में पूछा भी है कि कर क्यों नहीं रहे, तो जाहिर है वो कर सकते हैं। अगर उनको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है और लोग नाराज हैं, तो वो कर सकते हैं, वापस स्टेटहुड दे सकते हैं। वो सब नहीं कर रहे। तो कुछ योजना, कुछ तैयारी, कुछ न कुछ तो उधर भी है जो हम लोगों को शायद नहीं पता है। मैंने अगर नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया हो कि ठीक है हार जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उसको हल्के में नहीं लेता, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि सरकार जीतेगी। फिर भी ये 3-4 बातें जो मैंने बताई, वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, और उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और हो सकता है आज की चुनाव की स्थिति के बारे में हम लोग ठीक है कि आज होगा चुनाव तो शायद बीजेपी हार जाए, लेकिन 3 लोग विधानसभा चुनाव के बाद वो लोग क्या करेंगे, क्या तैयारी है, क्या योजना है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। और हो सकता है कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाए विधानसभा चुनाव के बाद, और तब शायद स्थितियां बदल जाएं। ये मेरा अनुमान है, डर है, आशंका है। हो सकता है मैं गलत हूँ। राजीव जी, बिल्कुल, पिछले 10 साल से यही सब तो होता रहा है, इसलिए डर, अनुमान, आशंका जो है वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और ये डर, ये आशंका जायज़ है बिल्कुल,
क्योंकि 2018 की जब हम चर्चा करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बात हो ही रही थी, आप भी कह रहे हैं, और मीनू जैन जी ने भी बातें अपनी रखी, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप 3 राज्यों को जीत के आते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव सामने आता है तो परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। उसी छत्तीसगढ़ में जहां 71 सीटें हैं, आज 75 की बात कर रही है कांग्रेस, वहां पर 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत कर चली जाती है। तो छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए एक डर, एक आशंका है। लेकिन पुलवामा जैसी चीज़ें और पुलवामा के शहीदों के नाम से वोट मांगना, ये एक अलग बात है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन, और इस उद्घाटन के बाद क्या एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आने वाले समय में, और हम चर्चा इस पे करेंगे। हमारे तमाम साथी जो जुड़ते हैं, और इस पॉलिटिकल चर्चा में, पॉलिटिकली चर्चा हम क्यों करते हैं, ये कई बार मैं कह चुका हूं, आज एक बार रिपीट करके फिर आप हमारे साथियों, आप लोगों से विदा लेता हूं। पॉलिटिकल चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि ये देश पॉलिटिक्स पे चलता है। इस देश का प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स करके पहुंचता है, इस देश को चलाने वाला पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है, और हम हैं जो पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को वहां तक पहुंचाते हैं, यानी हम वोटर्स। तो इसलिए हमको जागरूक होना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए यहां हम चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट के लिए। मीनू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनील शुक्ला जी बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी, और अलग अलग जगहों से तमाम साथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।